कैसे मालूम हुआ? मैं देख रहा हूँ, थोड़ा हम कर ले हाथ में करके। कोई देख रहा है कि नहीं ये तो पता लगे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी लैपटॉप से ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार, तो क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? तो मैं मोबाइल पे ही कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें रिमार्क कहाँ है? कमेंट विल अपीयर हियर। ओके, ठीक है। तो हम लोग जैसा कि अभी रिमांड 167 सीआरपीसी पे डिस्कस करते हैं। आज प्रॉब्लम आ रही है, लैपटॉप पे नहीं हो पा रहा है, बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है। तो आज कोशिश करते हैं, कम से कम ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये किसी तरह से हम लोग इसमें फिनिश कर लें। अच्छा, तो मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को साफ बिल्कुल? कोई ये अच्छा ठीक है। आशीष जी, आनंद जी, ये आवाज़ आ रही है मेरी। तो क्या स्टार्ट किया जाए? ओके, ठीक है। तो देखिए, मैं बात ये कर रहा था कि 167 में पहले भी क्या उसकी स्कीम है 167 की। तो इस बात को पहले हम थोड़ा सा एक कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं कि कैसे। देखिए, रिमांड में ये हेडिंग टाइटल जो रिमांड है, तो हम इसको बांट लेते हैं कई भागों में। एक तो पुलिस कस्टडी रिमांड, दूसरा जुडिशियल कस्टडी रिमांड। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये पूरे 167 में कितने प्रकार के अथॉरिटी का मेंशन है। अथॉरिटी में मेनली ये है मजिस्ट्रेट। तो आप देखिए 167 में 3 तरह के मजिस्ट्रेट दिखते हैं और एक सेशन जज भी दिखते हैं। सेशन जज का रेफरेंस केवल समन केसेज में है और 167 5 और 6 में है। अब ये आती है कि रिमांड की आवश्यकता कब पड़ती है? जब कोई पर्सन अरेस्ट होता है। अब ये अरेस्ट होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है आर्टिकल 22 का, और सीआरपीसी में स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है 57 में और 76 में। तो आप पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि कौन सा मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है। आप 167 को बाकी रिमांड से, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिमांड का प्रोविज़न सीआरपीसी में 3 जगह पे है, 167, 209 और 309 में। तो अब इसको फिर 2 पार्ट में बांट लेते हैं, एक प्री कॉग्निजेंस, एक आफ्टर कॉग्निजेंस। तो जो प्री कॉग्निजेंस जो है, उस प्री कॉग्निजेंस के फॉर्मेट में 167 मिलता है, और पोस्ट कॉग्निजेंस में देखें तो 209 और 309 सीआरपीसी मिलती है। अब ये 167 में प्री कॉग्निजेंस है, तो ये क्या कहता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन को भी 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक जो कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद जिसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो ये हो गया। दूसरा एक ये होता है कि आपने देखा 173(8) में और 173(3) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अग्रेतर विवेचना की बात आई है। तो 167 का रिलेशन इन्वेस्टिगेशन से है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन से भी है, बट ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई भी व्यक्ति कितने दिन तक डिटेन किया जा सकता है। तो 167 में जो मैक्सिमम पीरियड है आइदर 90 डेज या 60 डेज है।
अब आएंगे हम लोग कि ये 90 डेज़ किस में है, 60 डेज़ किस में है। तो जो मैक्सिमम है वो है आपका 90 डेज़। 90 डेज़ के बाद 167 का स्टेज ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जब मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अब सपोज करिए कि एक FIR हुई, विवेचना भी प्रारंभ हो गई और उसके बाद चार्जशीट भी आ गई, 173(2) में रिपोर्ट आ गई और मजिस्ट्रेट ने उस पर काग्निजेंस भी ले लिया, संज्ञान ले लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि 173(8) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आप जानते हैं कि वो कन्फाइंड नहीं है कि चार्जशीट आ गई है तो उसके बाद फिर अग्रेतर विवेचना नहीं हो सकती है, फिर अग्रेतर विवेचना शुरू हो गई। जैसा कि केसेस जो CBI को हैंड ओवर होते हैं, लोकल पुलिस ने उसमें चार्जशीट डाल दिया है, बट कहीं ग्रीवांस है, कंप्लेंट है या बिल्कुल सारी ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग सामने गवर्नमेंट लाना चाहती है, तो उस कंडीशन में CBI को बहुत डिमांड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, हाई कोर्ट ने दे दिया या गवर्नमेंट ने ही दे दिया, तो उस कंडीशन में या कभी कभी CBI नहीं है, SIT बना के सुप्रीम कोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन करा लेती है। तो उस कंडीशन में एक आदमी जो चार्जशीट आ चुकी है और 90 डेज़ अभी पूरा नहीं हुआ, मान लीजिए कि 80 डेज़ पूरा है और 90 डेज़ के बाद जब हम कर रहे हैं तो मोर देन 10 ईयर्स वाले मामले हैं और 60 डेज़ का है तो वो अप टू 10 ईयर्स तक है। वो आपको प्रोविज़न में अभी एक एक करके हम चलेंगे तो उसको फिनिश कर लेंगे, पर मोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते चलें कि 80 डेज़ हुआ और CBI को मिल गई इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और उसने अभी बाकी जो रिमेन 10 दिन में है अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड नहीं किया, ख़त्म नहीं किया। इसी बीच में क्या हुआ, वकील साहब ने जो है एक एप्लीकेशन मूव कर दिया कि साहब ये 90 दिन बीत गया है और अभी तक CBI ने कोई चार्जशीट नहीं दाखिल किया अपनी तरफ से, तो हमें छोड़ दिया जाए। 167(2) प्रोविजो A में जो है वो क्या है, डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल या उसको कंपल्सिव बेल भी कहते हैं, यानी कि बाई वर्चू ऑफ डिफेक्ट, बाई वर्चू ऑफ लेचेज ऑफ ऑन पार्ट ऑफ पुलिस कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कब तक जेल में सड़ाएंगे भाई। आप चार्जशीट दाखिल करिए या बताइए कि कुछ नहीं हुआ है, आपने चार्जशीट नहीं फाइल की है, तो अब आपके पास एक इस इंस्टीट्यूट ने, CRPC ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि 90 दिन में विवेचना कर लो, नहीं तो एक्यूज्ड इंटाइटल हो जाएगा, उसका वहीं पे राइट एक्रू कर जाएगा, पैदा हो जाएगा। और ये राइट जब पैदा होगा और वो सीक करता है और बेल देने के लिए तैयार भी है, तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट को उसको बेल आउट करना ही पड़ेगा, चाहे भले ही वो ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट नहीं हो, भले ही वो ऐसे सेक्शन में हो जिसमें आते ही आंख मूंद के मजिस्ट्रेट साहब उसको रिजेक्ट कर देंगे, 302 का है, डकैती है। लेकिन अब यहाँ ये डिफ़ॉल्ट बेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेरिट पे नहीं होता। मेरिट पे जो केसेस, जो ऑफेंसेज हैं जिसमें बेल मजिस्ट्रेट ग्रांट नहीं करता है, अब इसमें डिफ़ॉल्ट बेल में एज ए स्टैट्यूटरी राइट CRPC के द्वारा ये अधिकार दे दिया जाता है कि 90 दिन में आपने नहीं लाया, 60 दिन में, तो अभियुक्त हकदार हो जाएगा और वो कोर्ट से जैसे ही ये कहेगा कि साहब 90 दिन हो गया और अभी तक चार्जशीट नहीं आई, यहीं पे ये भी हम समझ लेंगे कि ये कहे उसके पहले कोर्ट जो मजिस्ट्रेट है उसके पे भी ये लाइबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर रखा है कि आपको बताना पड़ेगा कि भाई देख 90 डेज या 60 डेज हो गया लेकिन अभी तक आया नहीं, तो तुम चाहो तो बेल के लिए प्रेयर कर सकते हो। अब वो बेल के लिए प्रेयर करेगा और बेल देने के लिए तैयार रहेगा तभी कोर्ट छोड़ेगी। CRPC में आपको ये भी प्रोविज़न कर दिया गया है कि केवल राइट एक्रू माने केवल पैदा हो जाने से उसके अधिकार से वो अपने आप सुमोटो बेल आउट नहीं हो जाएगा, उसको कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, चाहे ओरल में चाहे रिटन में, ज़रूरी नहीं कि एप्लीकेशन दे।
कुछ मजिस्ट्रेट पहले खारिज कर दिया करते थे कि आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है। यदि उसने मौखिक रूप से भी बता दिया है तो आप उसको बेल आउट करना पड़ेगा, और जैसे ही वो अपना बेल बांड या सिक्योरिटी जो आप मांगते हैं दे देता है तो उसको बेल आउट जमानत पे छोड़ देंगे। तो आप ये 90 दिन और 60, तो पहले जो क्वेश्चन लेके मैंने चला क्या था कि 167 में किसी भी आदमी को 90 या 60 दिन जैसा भी मैटर हो उससे अधिक आप नहीं कर सकते हैं, यानी कुल ज़िंदगी 167 की 90 या 60 दिन की है। अब ये प्री काग्निजेंस, इसका मतलब ये निकला कि चार्जशीट जैसे ही मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आई और उसने काग्निजेंस ले लिया तो ये कन्वर्ट हो गया 309 में। और मान लीजिए चार्जशीट लेके आया, 302 की धारा लगी है, तो आप जानते हैं कि मजिस्ट्रेट 302 का ट्रायल नहीं कर सकता है, इसलिए आता है कमीटल प्रोसीडिंग, यानी सत्र सुपुर्दगी। यानी सत्र सुपुर्दगी के मामले भी मजिस्ट्रेट के पास आते हैं और बाकी जो आते हैं तो आते ही हैं। तो अब वो सत्र सुपुर्दगी मामले जो सेशन में ट्रायल के लिए कमिट किए जाएंगे वहाँ पे वो 209 में वो हो जाएगा, यानी कि आपको एक डेट बता दिया जाएगा और आप यदि बेल आउट नहीं है तो कहा जाएगा कि आप जेल अथॉरिटी को भी बता दिया जाएगा कि इस डेट को इस कोर्ट में ये अपीयर होंगे, और फिर यदि कमिट नहीं कर रहा है जब तक तो 309 का रिमांड इसका बनता रहेगा। तो इस तरह से प्री काग्निजेंस और पोस्ट काग्निजेंस फर्दर इन्वेस्टिगेशन को मैंने इसीलिए बताया कि कभी आप किसी तरह के इसमें इल्यूजन में नहीं पड़िएगा कि भले ही दूसरी एजेंसी से या उसी एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है और चार्जशीट आ चुकी है, यानी कि इसका मीनिंग ये निकला कि यदि चार्जशीट आ चुकी है तो आपका ये डिफ़ॉल्ट बेल या कंपल्सिव बेल का प्रोविज़न आपको लाभ नहीं देगा, उसका बेनिफिट आप उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि 167 की ज़िंदगी चार्जशीट आते ही ख़त्म हो जाती है। यानी कि अब वो 167 पिक्चर में नहीं रहा, भले ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हो। तो हम देखें अब एक पॉइंट पे ही आया, फिर हमने कहा मजिस्ट्रेट 3 तरीके हैं। तो एक मजिस्ट्रेट जैसे ही पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसके सामने क्या ऑप्शन है, उसका स्टेटूरी जो है सीआरपीसी के द्वारा, संविधान के द्वारा ये दायित्व उस पे सौंपा गया है कि भैया जो सबसे नज़दीक का मजिस्ट्रेट हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके सामने ले जाओ। और ये जो नज़दीक वाला मजिस्ट्रेट है कुल मैक्सिमम 15 दिन का ही रिमांड दे सकता है। 15 दिन के बाद एक दूसरा मजिस्ट्रेट आता है। ये दूसरा मजिस्ट्रेट कौन होगा? जिसको अधिकारिता प्राप्त है, हैविंग ज्यूरिसडिक्शन वाला मजिस्ट्रेट, यानी जिसके क्षेत्राधिकार में वो थाना पड़ता हो, जिस थाने का मामला हो, वो सुनेगा 15 दिन के बाद। तो ये दूसरा मजिस्ट्रेट आया, ये 15 से 90 दिन तक देखेगा, ठीक। और यदि ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, उसी का क्षेत्राधिकार है, तो आगे भी 309 जब लग जाएगा तब भी देखेगा। एक तीसरा मजिस्ट्रेट आता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। वो क्या है? 167 टू कैपिटल ए में है। अब वो जो आता है वो कब आता है? पहला शर्त ये है कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल ना हो। दूसरी शर्त कि वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो उसको या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का पावर मिला हो। कोई भी ऐरा गैरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। जिसको ये अधिकार दिया गया हो कि तुम्हारे पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी पावर एक्सरसाइज कर सकते हो सर्टेन पर्पजेस के लिए, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए, वही कर सकते हैं। अब एक खास बात यहाँ और पकड़ना है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या पुलिस कस्टडी रिमांड ग्रांट कर सकता है? तो भैया 7 दिन के अंदर में पुलिस कस्टडी भी कर सकता है, जुडिशियल कस्टडी भी कर सकता है।
अब कभी आ जाए क्वेश्चन कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी रिमांड कितने दिन का कर सकता है, तो आप वो दिमाग में बैठा हुआ है कि पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू के 15 दिन में ही किया जा सकता है। ये तो कुछ ऑप्शन दे दिया गया कि जो है कि अरेस्ट शुरू के 15 दिन, फिर दूसरा दे दिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट 15 दिन के अंदर, तीसरा दे दिया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है 7 दिन के अंदर, चौथा दे दिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट 15 दिन या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होने पे 7 दिन। तो आपको देखना है कि पुलिस कस्टडी रिमांड की मैक्सिमम लिमिट ड्यूरेशन है 2 निकल के आई। एक जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो स्टार्टिंग के 15 डेज और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो स्टार्टिंग के 7 डेज। अब एक कॉन्सेप्ट और आया कि ये जो पुलिस कस्टडी रिमांड है ये कुल इसकी लिमिट 15 दिन की आई, यानी शुरू के 15 दिन में ही पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जा सकता है। अब वो पुलिस कस्टडी रिमांड कितने दिन का दिया जा सकता है, इस पे एक ही लिमिट मिलती है कि 15 दिन से अधिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू के 15 दिन में है, यानी कि 16वां दिन आप नहीं रख सकते। तो ये इंस्टीट्यूट ने इस पे नहीं बताया हुआ है कि पुलिस कस्टडी रिमांड कितने दिन की दिया जा सकता है। जितनी आवश्यकता लगेगी, जितना कोर्ट मजिस्ट्रेट को लगेगा कि फॉर इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए ज़रूरी है, उतने दिन का वो पुलिस कस्टडी रिमांड दे सकता है। तो ये जो शुरू का 15 दिन का ये है कॉन्सेप्ट, इसमें आपको एक बात समझ लेना चाहिए कि शुरू के 15 दिन में कस्टडी का नेचर चेंज होता रहता है। अभी अरेस्ट करके आया, पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा, 3 दिन का ग्रांट हो गया मान लीजिए। 3 दिन के बाद फिर क्या होगा, वो जुडिशियल कस्टडी रिमांड में आ गया। अब जुडिशियल कस्टडी में रिमांड के बाद फिर आवश्यकता पड़ी कि पुलिस कस्टडी रिमांड चाहिए, जैसा कि सीबीआई किया करती है। तो अब वो जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी रिमांड चला गया, फिर बचे हुए दिन के लिए अपना आ गया जुडिशियल कस्टडी रिमांड। यानी कि जो नेचर ऑफ कस्टडी है ये अल्टर करती रहती है, चेंज होती रहती है, पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी। अब यहीं पे एक लिमिट आ गई कि ये स्टार्टिंग के 15 दिन के बाद की जो कस्टडी होगी कैसी होगी, प्योरली जुडिशियल कस्टडी होगी, उसमें पुलिस कस्टडी कहीं भी इंटरवेन नहीं कर सकते। अब प्रश्न ये होता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे 15 दिन को, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि जब पहली बार मजिस्ट्रेट जिस डेट को, जिस दिन को में वो रिमांड उसका एक्सेप्ट करता है, वो दैट वेरी डे काउंट होता है फर्स्ट डे, और वहाँ से 15 दिन काउंट होता है। अब इस कन्फ्यूज़न कई बार हो जाता है कि 90 दिन या 60 दिन किस दिन पूरा हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 167 की मदद ली और जनरल क्लाजेज एक्ट 1897 साधारण खंड अधिनियम, उसकी धारा 9 और 10, तो वो ये कहता है कि जब ये कैलकुलेशन अरिथमेटिकल करते हैं तो आइदर साइड में से एक दिन को छोड़ दिए। मान लीजिए 1 जनवरी को उसका रिमांड हुआ तो 90 दिन क्या होगा, जनवरी के 31 दिन, फरवरी के यदि 28 दिन का है तो 28 दिन, या 29 दिन का है तो 29 दिन। मान लीजिए 29 का महीना है तो 31 और 29 60 दिन, और तीसरा महीना आया मार्च का तो आपका 30 मार्च को 90 दिन पूरा हो रहा है। तो क्या करेंगे, एक साइड से एक दिन को छोड़ देंगे, या तो 1 जनवरी को छोड़ दें या 30 जनवरी या 30 मार्च को छोड़ दें। मान लीजिए प्रॉब्लम कब आती है, जैसे 31 मार्च को पुलिस ने चार्जशीट लगाया, तो अब ये हुआ कि क्या 167(2) का प्रोविज़ो ए जो कहता है कि 90 या 60 दिन में चार्जशीट नहीं आई तो फिर वो डिफ़ॉल्ट बेल या कंपल्सिव बेल का अधिकारी हो गया। तो वहाँ पे एक दिन शुरू के या लास्ट के, दोनों साइड से नहीं, या तो 1 जनवरी या फिर 31
मार्च को आया है तो 31 मार्च में से छोड़ देंगे, तब कैलकुलेट करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस लीगल फील्ड में हमेशा हर स्टेज पर हर पोस्ट पे आपको क्लियर होना है। और कभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन और डेप्थ की ज़रूरत पड़े तो जनरल क्लाजेज एक्ट के सेक्शन 9 और 10 की मदद हम ले लेंगे। तो आप देखिए, आपका मैंने कहा कि 3 तरह के मजिस्ट्रेट मिल गए आपको। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सीमा 7 दिन तक है। अब मान लीजिए 7 दिन के बाद उनकी ड्यूटी क्या होती है, आप फॉरवर्ड करिए केस को। फॉरवर्ड करेंगे कहाँ, जो ज्यूरिसडिक्शन वाली मजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी वहाँ पे। 7 दिन ने आपने कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं किया, 2 दिन बच गया। तो अब क्या है कि वो कस्टडी, अब पुलिस अब उसमें रिमांड फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टैट्यूट का जो है 7 दिन के बाद वो यदि कस्टडी में रहेगा तो मजिस्ट्रेट के आदेश से ही, और जो क्षेत्राधिकार वाला होगा उसी के आदेश से होगा। तो अब हम आते हैं, ये 3 तरीके के मजिस्ट्रेट समझ गए आप लोग। शुरू में अरेस्ट के बाद ज़रूरत होती है, ये रिमांड का प्रोविज़न बनाया क्यों गया, इसीलिए बनाया गया है कि इस अननेसेसरी डिले न हो और जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही ढंग से काम करे। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कंट्रोल बना रहे, पुलिस मनमाना न कर पाए, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 22 में कह दिया कि भैया जब भी अरेस्ट या डिटेन करोगे 24 घंटे के अंदर लाओगे, एक्सेप्ट प्रिवेंटिव मामलों को छोड़ के। 57 ने भी कह दिया कि आप 24 घंटे में लाएंगे, और 76 ने भी कह दिया कि आप 24 घंटे में पेश करेंगे। तो अब आपको वहाँ पे मजिस्ट्रेट, एक जुडिशियल अथॉरिटी होना चाहिए जो चेक कर सके कि भाई तुम अरेस्ट सही ढंग से कर रहे हो कि नहीं, CRPC के प्रोविज़न फॉलो कर रहे हो कि नहीं, जोगिंदर सिंह और DK बसु के गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, और इन सब फॉलो को, ड्यू प्रोसेस को लागू करते हुए आए हो और कस्टडी की रिक्वायरमेंट आप कर रहे हैं, रिक्विजिशन दे रहे हैं। तो ये इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट यही है कि आप उसमें कि आ जाए वो सामने कि कोई अननेसेसरी उसमें डिले ना हो। तो अब ये रिमांड में आपका ये 3 तरह का मजिस्ट्रेट हो गए। शुरू के 15 दिन एनी मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट पकड़ना कैसे, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट वाला काम कर सकता है 15 दिन, उसके बाद नियरेस्ट और लॉन्गेस्ट ख़त्म। अब जिसका अधिकार है उसके पास जाएगा। अब कोई नहीं है, ना नियरेस्ट वाला है, नहीं जिसके पास जाना चाहिए वो है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मिलेगा। अब उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की इतनी रिक्वायरमेंट है कि भैया देख ले कि कोई जुडिशियल ऑफिसर नहीं है। जैसे आप सेक्शन 12 में जाएंगे CRPC में, आप देखेंगे कि एक समय आता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पावर को भी एक्सरसाइज कर लेता है। जब से जुडिशियल ऑफिसर्स के स्पोर्ट्स मीट वगैरह होते हैं, सारे के सारे चले जाते हैं, तो उन दिनों में क्या करते हैं, किसी DM या DM या SDM किसी को पावर वो दे दिया जाता है। तो उन तरह की स्थितियों के लिए बात की जा रही है। या मान लो बहुत बड़ा ज़िला है, जैसे लखीमपुर बहुत बड़ा ज़िला था पहले, और नियरेस्ट कहीं मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहा है, 24 घंटे यदि हम देखेंगे तो निकल जाएगा ये। तो उस कंडीशन में सबसे पास में जो मिलता है वो नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शरण में जाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्या है। एक कॉन्सेप्ट और है बेल का। ये जो डिफ़ॉल्ट बेल है, इसके थ्रू बेल भी इसमें एंट्री मार दिया, और डिफ़ॉल्ट बेल का इफ़ेक्ट क्या हुआ, जो बेल मिला वो क्या हुआ, वो रेगुलर ट्रीटेड एज अ रेगुलर बेल, ये नियमित जमानत की तरह माना जाएगा। जमानत का प्रबंध कहाँ पे है, प्रोविज़न जमानत चैप्टर 33 में है। यानी कि माना जाएगा कि एक सही ढंग से जैसे जमानत होती है, जुडिशियल माइंड को अप्लाई करते हुए उसी को अप्लाई करके ये दिया गया। हुआ तो बाई वर्चू ऑफ डिफेक्ट उसको मिल गया,
इसलिए डिफ़ॉल्ट बेल कहा जाता है। लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, एकदम वैलिड और रेगुलर बेल की तरह हो गया। अब जब पूरा चैप्टर 33 इस पे लागू हो गया तो इसका कोर्ट का जो पावर है वो भी पिक्चर में आ गया। यानी कि बेल आपको मिल गया बट आपने बेल के कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं किया, या जो दिया हुआ CRPC में प्रोविज़न, तो आप देखें कि जब मजिस्ट्रेट बेल देता है तो उस कंडीशन में 437 का सब सेक्शन 5, जिसको पॉपुलरली 437(5) कहते हैं, उसमें बेल को रिजेक्ट करने, खारिज करने का पावर है। तो इस बेल को भी उन्हीं सर्कमस्टांसेस में, उन्हीं कंडीशन पे रिजेक्ट किया जा सकता है, भले ही डिफ़ॉल्ट बेल पा गए हैं, भले ही वो किसी भी नेचर का ऑफेंस हो। डिफ़ॉल्ट बेल के लिए ये इर्रिलेवेंट है कि ऑफेंस कितना बड़ा है या छोटा है। जो मजिस्ट्रेट हिम्मत नहीं कर सकता, 437 में ही सीमा दिया हुआ है कि डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले मामलों में वो बेल नहीं दे सकते, तो नहीं देंगे। तो लेकिन डिफ़ॉल्ट बेल में वो बेल इनको देना पड़ेगा। बट उस बेल का इम्पैक्ट क्या होगा, चैप्टर 33 से गवर्न होगा, उसके सारे प्रोविज़न इस पर अप्लाई हो जाएंगे। तो बेल, तो हमने क्या देखा कि 167 में देखना है आपको कि मजिस्ट्रेट कौन होगा। 167 में आपको देखना होगा कि टाइम को लेके क्या स्कीम है इसकी। फिर आपको देखना पड़ेगा कि बेल को लेके क्या इसका जो है एस्पेक्ट है। ये इतना देखने के बाद आप फिर आते हैं कुछ क्वेश्चन कि क्या मजिस्ट्रेट रिमांड रिफ्यूज कर सकता है। एक ये एंगल है, इस पे हम लोग पहले भी चर्चा किए थे, आप लोगों को होमवर्क दिया था कि ढूंढिए, इसी सेक्शन में ढूंढिए, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो अभी उस पर हम चर्चा करते हैं। तो फिर ये 60 दिन और 90 दिन का क्या कॉन्सेप्ट है प्री के पर्पज़ से। तो आप देखिए कि मोर देन 10 ईयर्स वाले मामले हैं, वो सीधे सीधे दिमाग में बिठा लीजिए। मोर देन 10 ईयर्स का मतलब ये हुआ कि 10 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस। तो इस मामलों में चार्जशीट मैक्सिमम कितने दिन में आनी चाहिए, 90 दिन। और ये 10 साल से नॉट मोर देन 10 ईयर्स है। तो उसमें आप ये देखिए है प्रोविज़न कि 60 डे वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट टू एनी अदर ऑफेंस। ऊपर कहता 90 डे वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर, यानी नॉट लेस देन ए 10 ईयर, यानी कि 10 ईयर्स भी है, 10 ईयर्स भी है तो भी 90 डे होगा। और 10 ईयर्स से लेस देन 10 ईयर्स है तो 60 डेज होगा। तो एकदम एग्जैक्टली 10 ईयर्स की जहाँ बात आएगी वो चला जाएगा 90 दिन में। ओके, तो अब ये हमने देख लिया। अब प्रोविज़नल चीज़ें आते हैं। हम लोग 167 के 6 सब सेक्शंस हैं। तो 167 में जहाँ स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट होगी कि अरेस्ट पहले किया गया, थ्रू अरेस्ट किसी को डिटेन किया गया। तो 167 अप्लाई होती है किस पे, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी कि प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे, संज्ञान लेने से पहले के स्टेज पे, अन्वेषण के दौरान। अब यहाँ पे आता है कि एक क्वेश्चन आता है कि ये 24 घंटे में क्या क्या आता है। तो 24 घंटा मतलब 24 घंटा। अब क्या नहीं आता इसमें, तो जो जर्नी टाइम है अरेस्ट के बाद वो नहीं आता। अब इस 24 घंटे में एक और निकल के आया एलिमेंट कि यदि आप विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते हैं डिटेन पर्सन को, तो वहाँ पे वो रिमांड रिफ्यूज कर सकता है, एक ग्राउंड मिला। अब इस 24 घंटे में का जो पिक्चर है, इसके पहले आप चाहें तो एक पॉइंट और मिलेगा। पहला, अरेस्ट जब आया तो अरेस्ट का मतलब लॉफुल अरेस्ट। यदि लॉफुल अरेस्ट नहीं है तो वो
क्या हो गया, इलीगल कस्टडी हो जाएगी, जिसके लिए आईपीसी की धारा 342 में जो अरेस्टिंग ऑफिसर है वो मुलजिम बन जाएगा। तो यानी कि जब लॉफुल अरेस्ट ही नहीं है या अरेस्ट के लिए जो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहीं पे रिमांड रिफ्यूज़ किया जा सकता है। अब उसका भी बहुत सारे डायमेंशन है। अरेस्ट में आपने देखा होगा कि अरेस्टिंग ऑफिसर अपने को शो करे, नाम क्या है, पोस्ट क्या है, उसके नियर एंड डियर लोगों को इन्फॉर्म करे, ठीक है, और उसको इनह्यूमन कंडीशन में न रखे, क्योंकि आप जानते हैं कि केवल डिटेंशन से ही कोई अपना फंडामेंटल राइट वेव नहीं हो जाता। वो तो आर्टिकल 21 में जो मिला है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी वो है। हाँ, राइट टू लाइफ तो जिंदा है, पर्सनल लिबर्टी ड्यू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ के तहत गवर्न होने लगी। तो चूँकि आप जानते हैं कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश लॉ है, सीआरपीसी एक प्रोसीजर है और इस्टेब्लिश करती है कि अरेस्ट किया जा सकता है। कब किया जा सकता है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट हुआ कि रिमांड कब रिफ्यूज़ किया जा सकता है। यहाँ आपको निकला कि जब अरेस्ट ही प्रॉपर नहीं है। दूसरा, जब आप 24 घंटे में नहीं लाए। अब इस 24 घंटे से एक तीसरा भी निकला कि जहाँ इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरी हो जा सकती है बट आपने नहीं किया। मान लीजिए कि मोटर व्हीकल एक्ट है, अब किसी के पास पेपर नहीं है या लीकर लेके चला रहा है और वहीं पे उसका लीकर टेस्ट हो गया, पेपर चेक हो गया, उसको कस्टडी में आपने ले लिया, तो बचा क्या, वो तो पूरा हो ही जाएगा। तो अननेसेसरी हैरेस कानून करता नहीं। तो यहाँ पे भी यदि विदिन 24 आवर्स में पूरा हो सकता है तो यह आपने पूरा नहीं किया, तीसरा वहाँ रिमांड रिफ्यूज हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट या हैविंग ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट आपके पास अवेलेबल है, लेकिन पुलिस ने होशियारी से क्या किया, उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। तो वो कहेगा ना कि नहीं भाई मैं कैसे कर लूँगा, हम तो यहाँ पे लखनऊ में हैं और यहाँ गोमती नगर में हमारा ऑफिस है और कोर्ट आपका वहाँ पे है, जजेस लोग बैठते हैं, कोई भी मजिस्ट्रेट मिल जाएगा, जज मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ पे। तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है कि रिफ्यूज़ कर सकता है। फिर मान लीजिए सब सही हुआ, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास भी आया, आपने 24 घंटे में लाया, प्रॉपर अरेस्ट भी किया, लेकिन जो पेपर का पेरूजल किया, जब पेपर उसने देखा, मतलब एफआईआर देखी, केस डायरी देखी, जो इन्वेस्टिगेशन में आपने एविडेंस कलेक्ट किया उसको देखा, और देखने के बाद उसने कहा कि नो प्राइमा फेसाई ऑफेंस मेड आउट नहीं होता, तो वहाँ पे क्या करेगा, रिमांड रिफ्यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे ये भी देखिए कि रिमांड रिफ्यूज़ल करके उसको पीवी पे छोड़ेगा, वो ऐसे ही नहीं लौटा देगा। रिमांड मजिस्ट्रेट में वो ऑफेंस नहीं ख़त्म कर देगा, एफआईआर हो गई है तो मजिस्ट्रेट के सामने दो ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पे बहुत यहाँ पे वेरी मच क्लियर होना चाहिए कि या तो रिमांड करेगा या बेल करेगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली एक चीज़ होता है कि रिमांड रिफ्यूज कर दिया, पुलिस उसको लेके जाती है और वो अपने स्तर से उसको बेल आउट कर देती है, पुलिस को भी पावर है। तो आप ये आया तो जो रिमांड सारी, हम उसी के साथ साथ रिमांड आपको पकड़ना है, जो पॉइंट मैं निकाल रहा हूँ नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिए, फिर पढ़िए, फिर निकालिए। तो आप जब प्रोविज़न पे आते हैं, नहीं तो डेप्थ बहुत है 167 में, तो आप देखें कि प्रोविज़न में 167(1) में आए। तो पहली हो गई कि अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट के डिटेन हुआ, 57 का कंप्लायंस हुआ, 24 विदिन 24 आवर्स में लाना है, विदिन 24 आवर में वो टाइम जो जर्नी टाइम है एक्सक्लूड हो जाएगी, ठीक है। और ये भी प्ली लेगा आईओ
कि ये मैटर ऐसा है जिसमें इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में नहीं लिया जा सकते हैं, कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, तो उस कंडीशन में वो रिमांड कहेगा कि साहब इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए या फिर आप इनका रिमांड हमको दे दीजिए, पुलिस कस्टडी में दे दीजिए, हम इनको लेके वो करेंगे। तो यहाँ पे ये आया 167(1) और यहाँ पे एक लिमिटेशन पुलिस ऑफिसर पर लगाया कि उसका रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि सिपाही जो है रिमांड सीख करेगा, जो रिमांड सीख करता है बाकायदा रिमांड रिक्वेस्ट देता है एक फॉर्मेट में भर के, और उसके साथ क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं कि एक्यूज को वहाँ पेश करना मस्ट है। अब द इन पर्सन एक्यूज्ड का अपीयरेंस होना ज़रूरी है। अब डेवलपमेंट सीआरपीसी में एक और क्या कि इन पर्सन व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति को मान लिया गया कि जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप वो करते हैं तो वो भी मान लिया जाएगा कि इन पर्सन ही है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है और जेल में बैठे बैठे ही उसका पेशी हो जाता है, तो इक्विवेलेंट तो हो जाता है इन पर्सन, पर्सनल व्यक्तिगत उपस्थिति के बराबर। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे आप लिमिट देखते चलिए। अब यहाँ पे एक जान लीजिए कि यदि पेपर भर के भेज दिया है, एसओ ने फॉरवर्ड कर दिया थाने के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, तो सिपाही भले लेके उसका चला है, सिपाही लेके आया है तो भी आप उसको रिमांड देना पड़ेगा। जो नेसेसिटी है एक्यूज को पेश करना, पेपर्स, केस डायरी, एविडेंस पेश करना आपकी आवश्यकता है और आप देख सकते हैं। आप इसलिए देखेंगे कि ये तय करेंगे कि क्या आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ज़रूरी है, ग्राउंड है सॉलिड, प्रॉपर ग्राउंड है इसके लिए, रीजनेबल ग्राउंड है, तब वो उस पर अपना प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे रिमांड को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, अब ये 167(1) का आपका ये हो गया। तो अब 167(2) ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो टाइम का हमने बताया कि जो डिटेन पर्सन है, डिटेन पर्सन नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आया तो फर्स्ट 15 डेज नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कोई भी मजिस्ट्रेट दे सकता है। ठीक, और नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, वो नहीं है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगले सेक्शन में 167(2)A में कर सकता है। और वो टाइम टू टाइम 15 दिन देगा एक बार में, फिर आएगा मुलजिम, फिर उसको 15 दिन बढ़ा देगा, इस तरह से करके दे देते हैं। तो जो जुडिशियल प्रैक्टिस में ये 15 दिन वास्तव में चलता ही नहीं, चलता क्या है 14 दिन। जो जनरल क्लाजेज वाल एक्ट का जो है उसके वजह से जुडिशियल ऑफिसर भी ये लोचा नहीं लेते कि 15 दिन कौन कैलकुलेट करेगा, 14 दिन की करो, ताकि कहीं से कोई इलीगलिटी ना आए और पता लगे मजिस्ट्रेट भी जवाबदेह हो। तो आपको इस तरह से है। अब 167 में यह है कि 15 दिन के बाद यदि वो जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसको लगता है कि नहीं ये तो और आगे भी इसका रिमांड होना चाहिए, तो क्या करेगा, वो जो क्षेत्राधिकार होगा, जिसका ज्यूरिसडिक्शन होगा, उसके पास भेज देगा। अब प्रोविजो आता है, और प्रोविजो क्या करता है कि प्रोविजो ए जो डिफ़ॉल्ट बिल का मैंने बताया, उसमें फिर प्रोविजो बी और प्रोविजो सी, यानी कि ध्यान रखना है कि 167(2) में 3 प्रोविजो है। और देखिए इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं 78 में भी हुए हैं, फिर इसके बाद जो है 2009 में भी हुए हैं, और एक इसमें 2009 के बाद 2018 में हुआ है क्या। और तो इस तरह से समय समय पे इसका ये होता रहा है। तो अब ये प्रोविजो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन प्री में भी मान लीजिए डिफ़ॉल्ट बेल, यानी जमानत व्यतिक्रम के कारण जमानत, डिफ़ॉल्ट मतलब होता है व्यतिक्रम, डिफ़ॉल्ट। तो उसको एक अंग्रेज़ी वर्ड और भी आप अपने डिक्शनरी में बढ़ा सकते हैं, कंपल्सिव बेल, माने बाध्यता की वजह से जो जमानत होती है।
व्यवस्था में किया गया जमानत। तो कई ये आप समझने के लिए अपने रख सकते हैं। अब प्रोविजो क्या कहता है कि अदर देन पुलिस कस्टडी आप 15 दिन से अधिक रखेंगे, यानी कि अदर देन पुलिस कस्टडी के मामले यानी कि जुडिशल कस्टडी ये तो चलता रहेगा 90 दिन तक, लेकिन पुलिस कस्टडी 15 दिन, ये 15 दिन का पुलिस कस्टडी वाला कॉन्सेप्ट मिला कहाँ हमको? इस प्रोविजो में मिला। और ये मजिस्ट्रेट का सेटिस्फैक्शन भी, समाधान भी होना ज़रूरी है। और ये जो प्रोविजो है, ये प्रोविजो में एक और उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि आप ये 15 दिन से अधिक भी जो है इसको 90 दिन तक ले जा सकते हैं, और या 60 दिन। 90 दिन में मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अनियम, यानी नॉट लेस देन 10 ईयर्स, टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर, तो 10 साल या उससे ऊपर वाले। तो अब आपका ये हो गया। फिर 60 दिन में 10 साल से नीचे हो गया। अब ये मैंने कहा ना कि डिफ़ॉल्ट बेल ये कोई कोर्ट के वर्डिक्ट से नहीं आया, सीआरपीसी ने दिया है ये एक्यूज को जो अरेस्ट हुआ। अब क्यों अरेस्ट जिसको आपने ले लिया है तो किसी पर्पज़ से किया है ना, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़। तो इन्वेस्टिगेशन अनंत काल तक तो चलाएंगे नहीं, तो आप एक निष्कर्ष कंक्लूजन पे आइए कि भाई आपका कंक्लूजन 169 या 170 का हो, और फिर उस जो कंक्लूजन है आइदर 169 का हो या 170 का हो, फिर उसके आधार पे इन दोनों कंडीशन में भी आपको फाइनल जो आपका सबमिशन आएगा वो 173(2) में आएगा, जिसको पुलिस रिपोर्ट करते हैं। उस पुलिस रिपोर्ट में 169 की भी स्थिति आती है और 170 अप्लाई होता है जहाँ चार्जशीट लगता है, 169 अप्लाई वहाँ होता है जहाँ पे फाइनल रिपोर्ट लगता है, यानी जहाँ जुर्म नहीं साबित, सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले हैं उसके आधार पे। ठीक, तो अब आप ये आ गया। तो ये कहता है कि 90 या 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त जमानत देने के लिए तैयार है, यानी मजिस्ट्रेट साहब ने बता दिया देख भाई चार्जशीट आई नहीं है, तू चाहे तो जमानत ले सकता है, तो वो कहता है हाँ साहब हम जमानत हमारी दे दीजिए और मैं दरख्वास्त देता हूँ, या ओरल ही बोल दिया तो ओरल भी देगा तो भी करना पड़ेगा। और उसी के साथ आता एंड वर्ड, और दे देता है, ठीक है। तब आता मैंडेटरी सेल कि छोड़ दिया जाएगा ऑन बेल, और एक डिमिंग क्लाज आता है कि यह समझा जाएगा डिम्ड कि उसको जो छोड़ा गया है वो चैप्टर 33 के तहत छोड़ा गया। अब चैप्टर 33 पूरा बेल का चैप्टर है, लागू होगा, पूरा बेल का चैप्टर लागू हो गया। तो ये बच्चों जो डिफ़ॉल्ट बेल पा गए हैं, इन्होंने ज़्यादा यदि मटरगश्ती कर ली तो फिर क्या होगा, उनको 437(5) में मजिस्ट्रेट साहब या 439(2) में जज साहब का मतलब डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज या हाई कोर्ट उस बेल को रिजेक्ट कर सकती है। तो बेल रिजेक्ट करने के प्रोविज़न 2 जगह है, 437(5) में और 439(2) में। और ये जो बेल रिजेक्ट होता है ये उन बेल को रिजेक्ट किया जाता है जो ऑलरेडी ग्रांटेड है, जो अब बाहर निकल लिया है। ठीक, तो यहाँ पे आपका आया प्रोविज़ो ए 167(2) का प्रोविज़ो ए, ठीक है। प्रोविज़ो ए में 3 बातें आई कि पुलिस कस्टडी रिमांड 15 दिन से अधिक नहीं हो सकता, 15 दिन के बाद केवल और केवल जुडिशल कस्टडी रिमांड होगा। दूसरा ये है कि ये रिमांड की अवधि भी 90 दिन या 60 दिन से अधिक नहीं हो सकती है। तीसरा ये है कि यदि वो 90 दिन या 60 दिन में चार्जशीट नहीं आती है, कंक्लूजन नहीं आता है, तो एक्यूज इंटाइटल हो जाएगा, उसका राइट एक्रू कर जाएगा, पैदा हो जाएगा, और वो तैयार है, प्रिपेयर है और दे देता है, फर्निश कर देता है, तो उसको बेल आउट कर दिया जाएगा। और चौथा, ये बेल ट्रीट किया जाएगा अंडर चैप्टर 33। अब यहीं पे जब कोई क्वेश्चन मेंस में पूछ दिया कि ये बेल कैसे फिर खारिज हो सकता है, तो 437(5)
मजिस्ट्रेट साहब के लिए और 439(2) जज साहबान के लिए, चाहे वो सेशन जज हो या हाई कोर्ट का जज। ओके, क्लियर? एवरीबॉडी इज क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? आवाज़ जा रही है मेरी? कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है। अच्छा, ठीक है। तो आप देखिए कि आपका ये प्रोविज़ो ए निकल के आया, फिर उसके बाद प्रोविज़ो बी आया। अब वो मैंने जो कहा था कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने एक्यूज़ को आपने पेश नहीं किया, जब नहीं पेश किया तो तुम भैया किसका रिमांड लेने आए हो? जब एक्यूज़ ही नहीं है तो जाओ, हम नहीं देंगे रिमांड। यानी रिमांड रिफ्यूज़ल का ग्राउंड मिला इसमें कि ये डिटेंशन को नीति जा चार्जर लाना तो बैठ रहा है, तो ये नहीं वो ये मेरे में उससे नहीं चल रहा है ना। लैपटॉप पे उधर कर। चलो, तो आपने देखा कि अब ये आया कि वो पुलिस कस्टडी में डिटेंशन नहीं करेगा जो रिमांड रिक्वेस्ट किया है, जब तक कि उसको आप इन पर्सन अपीयर नहीं करते हैं। और इन पर्सन अपीयरेंस का मतलब केवल फिजिकली शरीर के साथ उपस्थित होना ही नहीं है, बल्कि आपका जो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज यानी BC वगैरह के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो होता है वो भी चलेगा। ये इसमें बाकायदा बता दिया गया। तो पर्सनल अपीयरेंस ज़रूरी है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो। ओके, तो अब आपका ये होगा। तीसरा ये है कि रिमांड आपने ऐसे मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज दिया जो बच्चा मजिस्ट्रेट है। बच्चा मजिस्ट्रेट मतलब कि एक तरफ से कि हम बड़े बड़े मजिस्ट्रेट में देखा हमने कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी होता है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी है। तो जो इन स्टार्टिंग के लोग जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का जिसको पावर मिला है, वैसे यूपी में तो अब सबको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मिल गया है, तो कोई इसमें वो नहीं रहा। तो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं कर सकता। कब कर सकता है सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट? जब हाई कोर्ट ने इनको पावर दिया हो कि हाँ भैया तुम भी मजबूत हो, तो जब ऑथराइज कर दिया है तो वो फिर क्या है कि वो भी कर सकते हैं। ये आपका प्रोविजो सी 167 सब सेक्शन 2 का प्रोविजो सी। तो ये प्रोविजो जो है बड़े काम के हैं। तो ठीक एक रिमांड रिफ्यूजल का ग्राउंड आपका ये भी बन सकता है, ठीक है ना, कि भाई हम तो नहीं कर सकते, हमको पावर ही नहीं है। ठीक, अब इन प्रोविजो और ऊपर के 167(1) 167(2) को फिर से कुछ एम्बिग्यूटी समझ में आई। तो क्या हुआ कि कुछ अमेंडमेंट से इसमें एक्सप्लेनेशन जोड़ दिए गए, एक्सप्लेनेशन 1 और 2, और कहता कि भाई किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। जो प्रोविजो ए में जो डिफ़ॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट था, डिफ़ॉल्ट बेल का वो इंटाइटल हो गया। मजिस्ट्रेट साहब ने बता दिया, उसने कहा साहब हाँ हमको छोड़ दिया जाए, लेकिन वो मजिस्ट्रेट साहब छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप छुड़वाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप बेल बॉन्ड वगैरह नहीं दाखिल करते हैं। तब क्या है कि आप कस्टडी में ही बने रहेंगे, छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, यानी आपको अप्लाई करना पड़ेगा ओरल या रिटेन, और बेल बॉन्ड वगैरह फर्निश करनी पड़ेगी। आप नहीं देंगे तब तक आप कस्टडी में बने रहेंगे, चाहे कितने दिन भी तक रहे। ठीक है, अब दूसरा एक्सप्लेनेशन ये करता है कि भैया एक्यूज को इन पर्सन
व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना था या इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के वीडियो लिंकेज के माध्यम से होना था, तो कहीं ऐसा ना हो कि मजिस्ट्रेट साहब अपने घर पे पुलिस अधिकारी जाए और कर दें और कल एलिगेशन लग जाए कि अरे ये तो, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब वहाँ 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं, छुट्टी वाले दिन भी एक रिमांड मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, जो रात के 3 बजे भी, भोर में 3 बजे भी पुलिस जाएगी तो उनको करना पड़ेगा। तो ये लाया या नहीं लाया कि बैठे बैठे सब हो गया, तो उसके लिए कहा गया कि ये जो डिटेंशन आर्डर को पे जो रिमांड ग्रांट होता है उस पे उसका साइन या अंगूठा लगना चाहिए, और उसी वो मान लिया जाता है कि ये ड्यूली अपीयर किया गया था कोर्ट के सामने, तो ये कोई संख्या ना हो। अब वो जो ऊपर के 167 में प्रोविजो हमने देखे थे, प्रोविजो 1 उसका ABC देख लिया, 2 एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब एक और प्रोविजो आपका 2009 में आया, वो 2009 में आप जानते हैं वीमेंस को लेकर काफ़ी चेंज आए हैं। तो उसने कहा कि यदि बिलो 18 ईयर्स लेडी है तो आप उसको जेल में नहीं भेज सकते, आपको वहीं कोई किसी जो है जो रिफॉर्म्स हाउस वगैरह होते हैं, कोई NGO वगैरह इस तरह की बनी हुई है, तो वहाँ पे शेल्टर होम वगैरह जो होते हैं वहाँ पे भेजना पड़ेगा। आप कस्टडी में न तो लॉकअप में उसको रख सकते हैं न जेल में रख सकते हैं, ठीक है। अब आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, ओरिजिनल CRPC में ये नहीं थे, ये आए हैं 1978 के CRPC अमेंडमेंट एक्ट से। तो अब इन पर हमने तो डिटेन कर लिया, ये क्या करेंगे, इनके सामने भी तो एक्यूज को लाया जाएगा, इनके सामने भी तो FIR और केस डायरी के सब पार्ट रिकॉर्ड्स लाया जाएगा। फिर इसके बाद ये कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं चलेगा। कौन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चलेगा? जो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का पावर है। फिर लास्ट में इनको और क्या देखना होगा कि कोई भाई आसपास में कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है। तब वो सब सारी चीज़ों को देखने के बाद ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उसको रिमांड में या तो जुडिशियल कस्टडी रिमांड या पुलिस कस्टडी रिमांड ग्रांट कर देंगे। लेकिन इनकी सीमा कुल 7 दिन तक है। इनके में भी रिमांड का नेचर, कस्टडी का नेचर चेंज हो सकता है। पुलिस कस्टडी देन जुडिशियल देन पुलिस कस्टडी हो सकता है। लेकिन ये जो 7 दिन के बाद इनको जो अप्रोप्रिएट कोर्ट होगी वहाँ पे उसको भेजना पड़ेगा, ये कहते हुए कि साहब ये तो अभी रहने लायक है, इसका कस्टडी में ही रहने लायक है। तो अब आप देखिए, तो उसको क्या करेंगे कि उसको भी वहाँ पे भेजने का आदेश कर देंगे, सारे पेपर्स वगैरह भी वहाँ पे भेज देंगे, और जो रहेगा मजिस्ट्रेट वो अपना सारा काम बाकी करेगा। दूसरी बात यह है कि जब कभी भी पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाता है तो वो जो रिमांड ऑर्डर होता है वो रीज़न होना चाहिए, यानी कारण सहित होना चाहिए। कारण सहित इसलिए होना चाहिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने अपना माइंड अप्लाई किया है। फिर इसके अलावा यदि अदर देन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसी ने ऑर्डर किया है तो फिर उसको ऑर्डर की कॉपी भी भेजना पड़ेगा CGM साहब के पास। तो CGM तो एडमिनिस्ट्रेटिव और कैपेसिटी में भी रहता है, तो जुडिशियल साइड में मजिस्ट्रेट लोग उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, तो यहाँ पे एक दे दिया कि उनको भी भेजना पड़ेगा। अब आता है ये रिमांड के मेन चीज़ हो गई। अब एक आता है कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटी की गई है आर्टिकल 21 में 22 में, उसके पर्पज़ से कि केवल इन्वेस्टिगेशन में भाई कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सज़ा मिले। यदि उसने अपराध, उसका नाम आ गया, आप बंद कर दिए हैं और पता लगता है कि चलने लायक नहीं है, तो आप क्यों उसको केवल इसलिए कि भाई जितना दिन भोग सकता भोग ले, नहीं। इसलिए ये कहता है कि यदि समन केसेज है, समन केसेज जानते हैं आप, छोटे मामले होते हैं 2 साल तक के, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन की सीमा ये है कि यदि डिटेन है
यानी कि ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आदमी कस्टडी में है, केस समन ट्रायल का है और 6 महीने तक आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाएगा। यानी मजिस्ट्रेट ख़त्म अपने आप नहीं होगा, मजिस्ट्रेट साहब को ऑर्डर करना पड़ेगा कि भैया समन केस है, 6 महीने तक तुम क्या कर रहे थे, और 6 महीने जो है अब ये बीतने वाले हैं और ऐसे कंडीशंस में आप अब इसको आगे नहीं रख सकते हैं, और वो अपना रीज़न लिखेंगे वो। लेकिन यदि 6 महीने से आगे भी चला सकते हैं तो उसमें उनको अपना स्पेशल रीज़न लिखना पड़ेगा, और तभी आप 6 महीने से अधिक चला सकते हैं जिसमें वो कुछ इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हो, न्याय के हित में ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब ने अन्वेषण रोक दिया, इन्वेस्टिगेशन रोक दिया, तो अब क्या रेमेडी है, तो ये 437(6) ये रेमेडी देता है कि उसको यदि अप्लाई किया जाता है जो, तो वो उस कंडीशन में चाहे तो उस आर्डर को सेट असाइड कर सकते हैं और आगे कैरी कर सकते हैं वो उसमें। तो ये आपका है रिमांड का वो करके। अब आप देखिए 167 मेरे ख्याल से जो प्रोविज़नल चीज़ें हैं वो डिस्कस हो चुकी है। अब कुछ और चीज़ें हम बता दें। एक क्वेश्चन 12 मई 2021 को एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, और 167 के दायरे में एक चीज़ को लाने का प्रयास किया जाता है। हाई कोर्ट ने एक तरह से 167 में मान लिया उसको। क्या आपने देखा, अरेस्ट हुआ आदमी तो या तो पुलिस कस्टडी में जाएगा या जुडिशियल कस्टडी में जाएगा, नहीं तो बेल हो जाएगी। यहाँ पे एक आया हाउस अरेस्ट, हाउस डिटेंशन। तो हाउस अरेस्ट पे एक केस है गौतम नवलखा वर्सेस NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ये आपका 12 मई 2021 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो इसमें इन्होंने कहा कि नो, 167 के पेरीफरी में 167 ये हाउस अरेस्ट का ऑर्डर नहीं आता। तो क्या हुआ कि जैसे एबनॉर्मल एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस है, ट्रांजिट रिमांड पे किसी को आपने ले लिया, फिर वहाँ ले नहीं गए, उसको उसके घर में ही नज़रबंद कर दिए। तो इन्होंने कहा कि ना, 167 में आपका ये हाउस अरेस्ट नहीं आएगा तब। लेकिन इस केस में हाउस अरेस्ट की संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है पे चर्चा नहीं हुई, और लेकिन ऑब्जर्वेशन, अपना डिसीजन उन्होंने ये दिया कि ये नहीं आता। एक्सेप्शनल केसेस में ये कोर्ट इस तरह के आदेश कर सकती है। वैसे आप नज़रबंदी देखिए तो कहाँ प्रोविज़न है इसका क्लियर कट, ये आपको मिलेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है, जैसे NSA वगैरह है, उसमें तो प्रोविज़न मिल जाएगा। लेकिन जनरल ऑर्डिनरी लॉ में ये नहीं मिलेगा। ऑर्डिनरी लॉ में कहाँ मिलेगा? ऑर्डिनरी लॉ में मिलेगा आपको 144 CRPC में। 144 में कर्फ्यू देखा है आपने ना, 44 में कर्फ्यू पूरे एरिया के लिए हो सकता है और किसी एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। तो किसी एक व्यक्ति को ये आदेश कर सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट कि आप घर में से नहीं निकलेंगे। तो क्या वो प्रिवेंटिव मेजर है। तो ये 167 के बाहर कर दिया है इसको। अब तो भाई, तो इस तरह से देखिए। अब एक और डायमेंशन देखिए, एक ये रिमांड के स्टेज पे
कई बार होता है कि मैकेनिकल ढंग से जुडिशल मजिस्ट्रेट पुलिस लेके आई, भरा, साइन कर दिया, हो गया, अंडर ट्रायल प्रिजनर की तरह से जेल में चला गया। तो एक केस है जिसमें ये कहा कि भाई रिमांड यदि प्रॉपर नहीं है और आप उसको काफ़ी दिन तक रख लेते हैं अंदर, तो उस कंडीशन में कोर्ट उस पर जो संबंधित अथॉरिटी है उस पर कंपनसेशन अवार्ड कर सकती है। और इस पे एक केस है डीजी एंड आईजी ऑफ पुलिस वर्सेस प्रेम सागर। तो प्रेम सागर डीजी डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल, ये 1999 केस है प्रेम सागर। उन्होंने कहा कि आपने डिटेंशन यदि इलीगल लिया है और फिर चले आए हैं, रिमांड करा लिए और चले गए, तो उस कंडीशन में जो कंसर्न अथॉरिटी है उस पर वो कंपनसेशन अवार्ड किया जा सकता है। तो अब ये फिर दूसरा केस है कि ये जो मैंने कहा कि फर्स्ट 15 डेज में जो कस्टडी का नेचर चेंज होता रहता है, तो ये जुडिशियल फाइंडिंग भी है। और आप ये देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक है कि स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस धर्मपाल, और इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म किया है। ये जो केस मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके प्री में भी पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। सीबीआई जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेज अनुपम जे कुलकर्णी। सीबीआई वर्सेज अनुपम जे कुलकर्णी, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो आपके धर्मपाल के 82 का केस था और ये 92 केस है, कि शुरू के 15 दिन में ही पुलिस कस्टडी दिया जा सकता है और इस बीच में कस्टडी का नेचर चेंज होता रहता है, पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी। तो आप ये देखिए फिर आपका जो मैंने बताया कि कैलकुलेशन पे कि आइदर साइड में एक डे छोड़ दिया जाएगा। रुस्तम का केस है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तमाम रिमांड पे जो डिस्कशंस होते हैं उसमें ये केस डिस्कस किए जाते हैं। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेज रुस्तम 1995 का केस है। तो ये इसमें कहा गया है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 90 डेज वन ऑफ द आइदर साइड हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड एज required under section 9 and 10 of the General Clauses Act. ओके, तो ये आपका केस हो गया। फिर एक केस और है मधु लिमे का केस जो है एक तरह से एडवाइजरी कैपेसिटी में ये आया था, इसीलिए मधु लिमे री करके है, सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें ही कहा गया कि ये जो मजिस्ट्रेट साहब लोग मैकेनिकल ढंग से रिमांड कर देते हैं वो सही नहीं है। तो ये कहा कि द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन इज़ नॉट टू बी पास्ड मैकेनिकली एज ए रूटीन ऑर्डर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस फॉर रिमांड, यानी कि पुलिस अधिकारी के निवेदन पे मजिस्ट्रेट यांत्रिक ढंग से रिमांड स्वीकृत नहीं कर सकता। तो और रुस्तम का केस हमने बताया कि टाइम को कैलकुलेट करने पे है। अब इसमें यह था कि ये जो डिफ़ॉल्ट बेल पे प्रोविजो ए में आपने देखा 167 के प्रोविजो ए में, तो उस पर यह है कि ये कोर्ट मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो इंटीमेट करे, सूचना दे एक्यूज को कि ये 90 या 60 दिन का समय पूरा हो गया है। और तो ये और वो मौखिक रूप से भी कर सकता है और लिखित रूप से। इस पे आपका एक है शार्दुल भाई लक्ष्मण भाई पचौरी वर्सेज गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात
1990 का। फिर एक केस में कि चार्जशीट फाइल हो गई तो भले ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आप फिर 167 का प्रोविजो का लाभ नहीं ले सकते, प्रोविजो ए का, यानी डिफ़ॉल्ट बिल के लिए आप इंटाइटल नहीं होंगे यदि चार्जशीट आ गई है 90 या 60 दिन के भीतर, भले ही विवेचना आगे चल रही है। तो उस पर जो है इम्पॉर्टेंट केस वो यही रुस्तम वाला है, स्टेट ऑफ MP वर्सेस रुस्तम। तो 2 पॉइंट इसमें आपका निकल के आया। और यही सेम चीज़ आई आपकी दिनेश डालमिया वर्सेस CBI, ये भी रिमांड पे इम्पॉर्टेंट केस है। एक कुलकर्णी वाली मधुली में और रुस्तम, और फिर आपका आ गया दिनेश डालमिया वर्सेस CBI। तो आप रिमांड पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बात करें, नहीं तो मैं इसको आगे और एक आध चीज़ें बताता हूँ। ओके, ठीक है सबको। रिमांड पे किसी को एनी मोर क्वेश्चन अबाउट 167 और रिमांड, एनीबडी? तो मैं मान लेता हूँ कि सब लोग को समझ में आ गई। देखिए, ये जो चीज़ें मैंने डिस्कस किया है ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आइदर एडवोकेसी और सर्विस काफ़ी मतलब ये इस पे आपको ध्यान से देखें तो बहुत मदद मिलेगी। नौकरी में आने के बाद भी तमाम पढ़ना लिखना लोग छोड़ देते हैं तो कई बार आपको नहीं आता है। ये क्या है? राकेश जुमार पाल केस। अभी मैंने जो केसेस बताया है राजकुमार के नाम, राकेश कुमार के नाम से तो बताया नहीं हमने कोई केस। गौतम नाम, देखिए केसेस में बहुत ये अमरेश जी ने कोई राकेश कुमार या जुमार पाल केस की डिस्कस करें ये लिखा हुआ है। देखिए केसेस का बड़ा लंबा आपका लिस्ट है इस पे। तो आपको क्या होता है कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में तो अनलिमिटेड है, आप व्यूज़ जान लीजिए और उसके आधार पे आंसर को अपना दे दीजिए। केस नहीं भी याद आता है तो चल जाएगा। प्रीलिम्स में आया है कि आपको टिक करना है, तो जो बहुत इस्टेब्लिश केसेज होते हैं वो पूछे जाते हैं, वो जो चल रहे हैं रन कर रहे हैं एक आध बार, या एकदम से बहुत इतना हाईलाइटेड आया कि मीडिया से लेके हर जगह तक वो आया। तो अमरेश जी आप अपने इस केस को थोड़ा सा क्लियर करें। अभी मैंने राकेश कुमार का तो कोई केस नहीं डिस्कस किया है, तो ठीक है। हाँ, कुछ पॉइंट बता दीजिए सर, पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में डिफरेंस। अच्छा ठीक है, देखिए पुलिस कस्टडी रिमांड और जुडिशियल कस्टडी रिमांड में डिफरेंस क्या है। पुलिस कस्टडी रिमांड में मजिस्ट्रेट रिमांड जो है जो किया जाता है वो फॉर इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, और उस पे पुलिस की कस्टडी में होता है, उतने टाइम के लिए वो जुडिशियल कस्टडी में नहीं होता। दूसरा, पुलिस कस्टडी रिमांड जो है केवल स्टार्टिंग के 15 डेज में ही लिया जा सकता है, उसके बाद नहीं लिया जा सकता। जुडिशियल कस्टडी रिमांड ये तो जब तक जजमेंट ना हो जाए तब तक जुडिशियल कस्टडी रिमांड चलता रहेगा, वो चाहे 167 में चले, चाहे 209 में चले या 309 में चले।
तो ये बेसिक फ़र्क है दोनों में। अब फिर ये है एग्जैक्ट 10 ईयर का मैंने बताया कि एग्जैक्ट 10 ईयर जाएगा 90 डेज़ में, ठीक है। और एनी मोर, तो अब आते हैं 167 के बाद इस चैप्टर को ख़त्म भी करना है। तो आप देखिए कि 2-4 मिनट में मैं ये कहता हूँ 168 ये कहता है कि थाने में देखिए कई पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनमें से एक होता है उसका पीठासीन अधिकारी जो एसओ कहा जाए, स्टेशन ऑफिसर जिसको कहते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेशन, पुलिस स्टेशन। तो उससे नीचे रैंक के लोग होते हैं, इसलिए एसओ है, उसके बाद एसएसआई है, एसआई है, एएसआई है। तो उस कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन तो एएसआई भी कर सकता है, एसओ भी कर सकता है, लेकिन उस जो सबऑर्डिनेट टू द स्टेशन ऑफिसर होगा उसका काम क्या होगा, जो इन्वेस्टिगेशन होगा फाइनली वो उसको रिपोर्ट करेगा एसओ को, और एसओ क्या है कि उसको आगे बढ़ाएगा। आपने देखा ना कि 157-158 में कि रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, तो पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स थाने से आता है वो स्टेशन ऑफिसर थानेदार के माध्यम से आता है। तो जो थानेदार से नीचे वाले हैं यदि वो विवेचक हैं तो वो थानेदार को देंगे, थानेदार 157 में भेजेगा, तो अपने से सीनियर ऑफिसर के थ्रू वो रिपोर्ट आएगी, थानेदार भेजेगा तो सीओ होगा, सीओ के माध्यम से कोर्ट में आएगी। तो इस तरह से आपका ये होता है कि 168 यही बात कर रहा है। 36 देखा ना, ये पावर इसलिए दिया गया है कि जो पुलिस को पावर है किसी पुलिस ऑफिसर को, उससे रैंक में ऊपर वाले को भी वही पावर है, और यही पावर उसको सुपरवाइजरी पावर देता है 36 में। इसीलिए आप देखिए कि आपने सब कर लिया है आईओ ने, उसके बाद भी एसओ कह सकता है कि आप इन बिंदुओं पे और थोड़ा सा एविडेंस कलेक्ट कर लिए। एसओ ने भी फॉरवर्ड कर दिया तो सीओ कर सकता है इस पर और वो कर लीजिए, सीओ ने भी कर दिया तो एसएसपी कर सकता है। तो वो 36 को ही स्ट्रेंथ करता है ये 168। अब अगला आता है 169 और 170। अब ये 169 और 170 क्या है, ये कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। जब पुलिस ऑफिसर जो आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब ये चार्जशीट की तरफ नहीं जा रहा है तो 169 में वो कवर होगा, जब चार्जशीट लगा रहा है तो 170 में कवर होगा। और ये क्या होता है, ये कंक्लूजन, और ये कंक्लूजन चाहे मामला 169 में आ रहा हो या 170 में, इसका फाइनल जो समुद्र है वो 173(2) है जो जाके गिरती है मजिस्ट्रेट के पास। तब ये बिफोर जैसे ही चार्जशीट पे वो काग्निजेंस ले लेता है तो उस कंडीशन में ये आपका इन्वेस्टिगेशन का सारा मामला ख़त्म हो गया। हालांकि इसका भी एक एक्सेप्शन है कि 173(8) में चार्जशीट आने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता। वो इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अग्रेतर विवेचना, क्योंकि री इन्वेस्टिगेशन वर्ड नहीं है सीआरपीसी में। यदि री इन्वेस्टिगेशन कोई कर सकता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वाली कोर्ट कर सकती है अपने आर्डर से, ठीक है ना। तो 169 का बेसिक क्या है कि जब एविडेंस ही सफिशिएंट नहीं है या हमारे पास इतना स्ट्रांग सस्पिशन नहीं है कि हाँ ये इस पे केस चलाया जा सकता है, तो उस कंडीशन में वो क्लोजर रिपोर्ट तो पॉपुलरली नोन एज ए फाइनल रिपोर्ट, FR फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट। आल्दो ये वर्ड नहीं यूज हुआ है, लेकिन कई जगह के स्टेट के अपने उसमें रूल्स वगैरह में अंतिम आख्या, फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट, ये सब वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो क्लोजर रिपोर्ट आप सुनते हैं ना सीबीआई में के केसेज में, तो ये क्लोजर रिपोर्ट 169 है। और ये क्लोजर रिपोर्ट ये क्या करता है कि ये सफिशिएंट एविडेंस मिल ही नहीं रहा, कोशिश कर लिए नहीं मिल रहा। एक आदमी का एक्सीडेंट होता है, मर गया, 304A का केस हो गया,
अब ना गाड़ी का पता लग रहा है, ना मुलजिम का पता लग रहा है, तो कब तक चलाएंगे? तो कहते हैं कि भाई पूरी कोशिश कर लिया और एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो एविडेंस जो है का कलेक्शन नहीं हो पाया जिससे वो सफिशेंट एविडेंस की कैटेगरी में आ सके, तो वहाँ पे क्लोजर रिपोर्ट ये लग जाता है। तो 169 में है। तो ये कहता है कि उस बीच में यदि पुलिस अधिकारी ने या स्टेशन ऑफिसर ने उसको अरेस्ट कर रखा है, डिटेन कर रखा है, तो उसको छोड़ देगा, बांड लेके उसको छोड़ देगा, ठीक है, और ये रिपोर्ट अपनी भेज देगा कोर्ट में। अब ये जो रिपोर्ट कोर्ट में भेजेगा क्लोजर रिपोर्ट, तो ध्यान रखें 173 में जो 173(2) में जो रिपोर्ट आती है वो तो इस तरह से आप देखिए कि 169 में वो मजिस्ट्रेट साहब काग्निजेंस नहीं लेते, काग्निजेंस लेते हैं 173(2) की रिपोर्ट पे, ठीक है। 190 में जो काग्निजेंस दिया, अब यहाँ पे 190 का स्टेज कैसे आ सकता है? अब वो पुलिस रिपोर्ट है नहीं, ये 169 की रिपोर्ट वो पुलिस रिपोर्ट है नहीं, 173(2) के अर्थ में वो पुलिस रिपोर्ट नहीं है, तो फिर उस पर काग्निजेंस कैसे ले सकते हैं ऑफेंस का? तो यहाँ एक और तरीका 190 देता है, 190(1)(c) में, कि आप अपने ही नॉलेज पे अदर देन 191A और B को छोड़ के अपने नॉलेज पे आप विश्वास कर लेते हैं, या किसी और सूचना अदरवाइज कोई सूचना मिली है उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो आप काग्निजेंस ले सकते हैं और अपने प्रोसीड कर सकते हैं। तब वो पुलिस रिपोर्ट पे काग्निजेंस नहीं मानी जाएगी। लेकिन 169 की रिपोर्ट यदि आईओ ने दे दिया है, तो आप उस पे ये नहीं कर सकते कि केस इस पे चालू कर दिया जाए। आपको आना पड़ेगा, 173(2) की रिपोर्ट का वेट करना पड़ेगा, और फिर तब आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो 190(1)(c) तो आपको दिया ही है कि कभी भी काग्निजेंस आप ले सकते हैं, सुमोटो ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में 169 जो है ये आपका आता है एफआर के लिए है। अब इसमें छोड़ देते हैं इसको, बांड विथ या विदाउट श्योरिटीज लेके उसको छोड़ देते हैं, और उससे बांड इस बात का ले लिया जाता है कि जो कंसर्निंग कोर्ट होगा यदि बुलाती है तो आप वहाँ जाएंगे। 170 में क्या है, जब सफिशिएंट एविडेंस है और ये पाया जाता है कि ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, प्रॉपर रीजनेबल ग्राउंड है। हाँ, 169 में देखिए रॉन्गफुल डिटेंशन वर्ड अपने आप में क्लियर है। यदि डिटेंशन यदि रॉन्गफुल है तो कोई बिना किसी ये 169 के भी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है, और वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 में के वजह से आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम कंपनसेशन भी ग्रांट कर सकते हैं, जैसे रुदल साहब वगैरह केस में हुआ, भीम सिंह के केस में हुआ है ना। तो वो आप 169 के मैटर में भी यदि डिटेंशन, यहाँ तो उसको छोड़ रही है पुलिस खुद ही, सफिशेंट वो नहीं है उसका ग्राउंड, तो हाँ उतने दिन यदि वो रॉन्गफुली किया तो उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, बट कंपनसेशन अपने आप को नहीं दे देंगे, कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो 170 में ये कह रहा हूँ कि जब सफिशिएंट एविडेंस है, रीजनेबल ग्राउंड है, चार्जशीट भेज दी गई है, तो उसमें क्या है कि सारी रिपोर्टें एक्यूट सबको भेजा जाएगा, उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाएगा। लेकिन 170(1) में ये सब प्रोविज़न, और 170(2) में आएंगे तो बड़ी काम की चीज़ है, और कोर्ट में आप मजिस्ट्रेट बन जाए तो इसका कंप्लायंस करा सकते हैं। पुलिस वाले इसका कंप्लायंस करते ही नहीं। इसमें ये कहा गया कि जब चार्जशीट भेजिए तो जो इन्फॉर्मेंट है, जो वादी है, वो और बाकी जो विटनेसेज हैं उनसे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराइए, और चार्जशीट के साथ वो बॉन्ड भी भेजिए।
ताकि कोई आदमी गवाही देने से फिर मना न कर सके, लीगली उसको बांध दिया जाए। इवन ये भी है कि यदि 171 का जो प्रोविज़ो है वो यहाँ तक कहता है कि 170 में आपने यदि वारंट एग्जीक्यूट नहीं किया, मना कर रहे हैं, तो उसको कस्टडी में भी ले सकता है पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है। और मजिस्ट्रेट कहेगा बच्चों वारंट एग्जीक्यूट करो नहीं तो जेल में ही रहोगे। ये आपका 171 का प्रोविज़ो कह देता है। तो बांड लेने का 170(2) को ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर आपका आता है 172 केस डायरी। केस डायरी का प्रोविज़न कहाँ है? 172 में है। 172 में आप देखेंगे कि केस डायरी क्या होती है। केस की डायरी होती है, वो जनरल डायरी नहीं होती है, केस की डायरी होती है। और उसमें उस केस से रिलेटेड सारी चीज़ें, कब FIR लिखाई गई है तो FIR लिख ली जाएगी, FIR किस पुलिस वाले ने निकला है उसका स्टेटमेंट ले लिया जाएगा, किसने लिखाया उसका स्टेटमेंट ले लिया जाएगा, कहाँ पे आक्रेंस हुआ है, प्लीज़ आप आक्रेंस पे विज़िट कर लेंगे, उसको साइट प्लान कहेंगे, साइट प्लान बनाएंगे, उसको रख लेंगे। जो जो पेपर्स दिया लोगों ने वो कर दिया, जो स्टेटमेंट ओरल दिया उसको 161 का स्टेटमेंट कहते हैं, वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, जितने लेटर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस आपने लिया वो सब केस डायरी के साथ अनेक्स करेंगे। और हर केस डायरी जब आप फिनिश करेंगे उस पर हर केस डायरी के पेज पे नंबर पड़ा होता है। तो ये सब है। अब वो केस डायरी का यूज, केस डायरी जब तक कि कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती, जब तक केस डायरी 173(2) के तहत कोर्ट में नहीं पहुंच जाती और जब तक कि उसकी कॉपी ड्यूली एक्यूज को नहीं दे दिया जाता है, तब तक कोई भी आदमी वैसे उसको नहीं देख सकता। तो केस डायरी क्या मजिस्ट्रेट या जज मंगा सकता है? जैसे बेल पे तो मंगा सकता है, उसको अपने देख सकता है, लेकिन एक्यूज्ड नहीं कर सकता कि साहब केस डायरी मंगा लीजिए। और केस डायरी पुलिस ने भेजा है तो अब केस डायरी में आप जो चीज़ें लिखी है वो एक्यूज उसको नहीं कर सकता, लेकिन पुलिस ऑफिसर केस डायरी देख के यदि कुछ बता रहा है तो क्या हो सकता है कि एक्यूज भी उसको कर सकता है। तो आप ये देखिए, केस डायरी तो मैंडेटरी है ही है, केस डायरी मैंडेटरी है। आपका 172 ही कहता है एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन। यदि आप IO हैं और आपको ड्यूली इन्वेस्टिगेशन असाइन हुआ है, शैल डे बाय डे इंटर हिज प्रोसीडिंग इन द इन्वेस्टिगेशन इन द डायरी। शैल वर्ड यहाँ पे आया है तो इसलिए आपको रखना तो पड़ेगा ही। और सारी चीज़ें वो आप समझ लीजिए, जो कुछ करते हैं उस केस से रिलेटेड वो सब बातें उसमें लिखी जाती है। और आप देखिए कि इसमें एक बात ये आया कि ये आप 172(1)(a) में आए कि लिखा द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 शैल बी इंसर्टेड इन द केस डायरी। शैल बी इंसर्टेड यानी यदि आपने बयान किसी का लिया है तो ये नहीं हो सकता है कि आप लिखें या ना लिखें। ये भी नहीं हो सकता है कि आप उसमें से कुछ छोड़ दें और कुछ लिख लें। अब यहाँ पे कि इंसर्ट किया जाएगा का दो मीनिंग हुआ कि जब बता रहा तब इंसर्ट कर लिए। CBI वाले क्या होते हैं, एक पेपर पे वो लिख लेते हैं, तो वो पेपर पे लिख के फिर उसको केस डायरी में वो राइट डाउन करते हैं। तो अब इसीलिए CBI से रिलेटेड मामले में कभी कभी वो भी मटेरियल मंगा लिया जाता है जो आपने स्टेटमेंट लिया था। तो इसलिए ये है। फिर यह है कि कहता है केस डायरी में क्या होता है कि एक फाइल की तरह होता है, जिल्द के रूप में, एक माने पेजिंग उसमें होना चाहिए। तो इसलिए वो कहा जाता है कि वो केस डायरी जब बांटते हैं तो कई पार्ट में होता है। कहते हैं केस डायरी नंबर 1 हिंदी में, और उसका जो आमतौर पर है कि केस डायरी का पर्चा नंबर 1,
4 पेज में, 3 पेज में, 2 पेज में, जितना हुआ। अब एक दिन का आपने प्रोसीडिंग ख़त्म कर लिया, अब आपने बताया कि दूसरे काम में हम व्यस्त हो गए, लिख दिया उसमें। फिर जब दोबारा खोला तो फिर उसमें केस डायरी का पर्चा नंबर सेकेंड आ गया। तो इस तरह से करके आता। केस डायरी का यूज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक्यूज नहीं मंगा सकता। बाई स्टैट्यूटरी प्रोविज़न 172(3) के तहत वो इंटाइटल नहीं है एक्यूज। और कोर्ट ने यदि खुद उसको सीन किया है केस डायरी, तो सीन करने मात्र से ये भी इंटाइटल नहीं हो जाएंगे। लेकिन यदि पुलिस ऑफिसर केस डायरी की मदद लेके कुछ बता रहा है कोर्ट को, अपनी मेमोरी 159 एविडेंस एक्ट में रिफ्रेश कर रहा है, तो वो जो बातें बता रहा है उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए, काटने के लिए डिफेंस उसका यूज कर सकता है। ठीक है। अब आती है 173। अब 173 पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी तो वह ठीक है। कैसा रहा आप लोग क्लास? मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आपका रिमांड पे उस पर सारे कॉन्सेप्ट जो है वो है, आप और पढ़ेंगे और अपने को कंफर्म करेंगे अपने नॉलेज को, और एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो उसको आप कर सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चन? क्योंकि अब हम फिनिशिंग की तरफ चल रहे हैं। एनीबडी? 2 मिनट देता हूँ आप लोगों को। एनी मोर क्वेश्चन? हाँ राजेंद्र गुप्ता जी बताइए, कोई क्वेश्चन? संजय त्रिपाठी जी, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, मैं मानता हूँ कि मेरी मेहनत आपके काम आ रही है। पढ़िए और पढ़ने के साथ मनन करिए। सारी चीज़ें आप दूसरे से जानने की कोशिश करिए तो ज़रूर, लेकिन सबसे पहले अपने मन में जिज्ञासा, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें लाइए, फिर देखिए मज़ा आता है। तो आप लोगों के साथ फिर कल हम लोग 6 बजे मिलते हैं। 173 पे आगे करेंगे। 173, 74, 76 ये तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कल ये चैप्टर 12 को हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।